जय हिंद। नमस्कार। इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि आज हम आपके साथ विनिवेश के संदर्भ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल के लेक्चर्स में मैंने विनिवेश क्या है, विनिवेश का उद्देश्य क्या है, विनिवेश के प्रारूप क्या है, विनिवेश के संदर्भ में भारत में संस्थागत कदम क्या उठाए गए हैं, विनिवेश की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा पर चर्चा किया था। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विनिवेश के दिशा में नीतिगत कदम क्या उठाए गए, विनिवेश के सकारात्मक पहलू क्या, विनिवेश के नकारात्मक पहलू क्या है, विनिवेश का विरोध क्यों होता रहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक विनिवेश पार्ट 2 हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। विनिवेश पार्ट 2, यहाँ पार्ट 2 का मतलब है कि कल का जो लेक्चर हमारा अधूरा रह गया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं, देखिए आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे विनिवेश के संदर्भ में भारत सरकार की नीति, विनिवेश के संदर्भ में भारत सरकार की नीति, भारत सरकार की नीति विनिवेश के संदर्भ में भारत सरकार की नीति। दोस्तों, मैंने कल आप लोगों के साथ चर्चा की था कि विनिवेश एक सुधारात्मक और लक्ष्यात्मक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। विनिवेश निजीकरण की पूर्वापेक्षा है। भारत में सांकेतिक रूप में विनिवेश की शुरुआत 1991 में की गई, परंतु व्यापक रूप में विनिवेश की शुरुआत 1992 से होती है। शुरू में भारत सरकार ने विनिवेश के संदर्भ में अलग से कोई नीति नहीं बनाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि भारत सरकार केवल घाटे में चलने वाले उपक्रमों का विनिवेश करेगी, लाभ में चलने वाले उपक्रमों का विनिवेश नहीं करेगी, और विनिवेश का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार करना है। विनिवेश का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार के लिए पूंजी प्राप्त करना और निजी सहभागिता को बढ़ाओ। इसके अनुरूप भारत सरकार ने विनिवेश कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। 1992 से का विनिवेश कार्यक्रम कभी सफल कभी असफल होता था, कभी लक्ष्य प्राप्त होता था, कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता था। अगस्त 1996 में विनिवेश आयोग का गठन किया गया, जिसके बारे में हमने कल के लेक्चर में परिचर्चा आपके साथ कर चुके हैं। इसके बाद 1999 में भारत सरकार ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे विनिवेश समिति का नाम दिया गया रंगराजन समिति। रंगराजन समिति 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई। यह एक सलाहकारी समिति थी। इस समिति का गठन का उद्देश्य था विनिवेश को कैसे प्रभावी बनाया जाए,
विनिवेश से कैसे अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए, इस संदर्भ में सुझाव देना था। इसके पूर्व में जब विनिवेश आयोग, प्रथम विनिवेश आयोग बनाया गया था, उसमें भी नीतिगत सुझाव सरकार को देता। तो इस समिति द्वारा सरकार से कहा गया कि सार्वजनिक उपक्रमों का 2 भागों में वर्गीकरण कीजिए, सामरिक और गैर सामरिक। जो रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उपक्रम हैं, उनकी एक सूची बनाइए और दूसरी अनदर सूची बनाइए। तो रंगराजन समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों में यह कहा गया, रंगराजन समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों में देखिए, जो रंगराजन समिति की सिफारिशें थी, इसमें सबसे पहला कहा गया कि सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण पुनः कीजिए। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है का वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। एक पॉइंट इन्होंने कहा कि यह वर्गीकरण सामरिक और गैर सामरिक उपक्रमों में होना चाहिए। रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, संचार और परिवहन से संबंधित उपक्रमों को सामरिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। सामरिक क्षेत्र में रखे गए उपक्रमों के संदर्भ में अलग से विनिवेश नीति बनाई जानी चाहिए, जबकि गैर सामरिक क्षेत्र में रखे गए उपक्रमों के संदर्भ में अलग से नीति बनाई जानी, अलग से दोनों के लिए प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। फिर इसमें एक बहुत परिवर्तन इस समिति ने करने का सुझाव दिया कि सरकार को लाभ में चलने वाले उपक्रमों का भी सांकेतिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा कहा गया कि जो लाभ वाले पीएसयू हैं, जो प्रॉफिट अर्निंग पीएसयू हैं, इनमें सांकेतिक विनिवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसमें सरकार इंडिकेटिव डिसइन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करे। तीसरा पॉइंट कहा गया कि सरकार विनिवेश के संदर्भ में एक दीर्घकालीन एजेंडा बना करके काम करे, यह कहा गया। फिर कहा गया कि रंगराजन समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार सामरिक उपक्रमों में 49% तक विनिवेश कर सकती है, गैर सामरिक उपक्रमों में 74% तक। सामरिक उपक्रमों में सरकार सामरिक पीएसयू में 49% तक और गैर सामरिक उपक्रमों में जो है 74% डिसइन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। फिर रंगराजन समिति ने कहा कि सरकार को विनिवेश के संदर्भ में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जिसकी सिफारिश प्रथम विनिवेश आयोग ने भी किया था। यह रंगराजन समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी। रंगराजन समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि सरकार को विनिवेश तभी करना चाहिए जब बाजार में तेजी का माहौल हो। जब बाजार में मंदी का माहौल होगा, उस समय विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मंदी के समय में सरकार को कम पैसा प्राप्त होगा।
रंगराजन समिति का कहना था कि विनिवेश के करते समय सरकार छोटे निवेशकों के लिए शेयर आरक्षित करे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केवल कारपोरेट सेक्टर को ही सहभागी न बनाया जाए, बल्कि सरकार को चाहिए कि सरकार यहाँ पर जो है जन सहभागिता को बढ़ावा दे। तो यह कुछ प्रमुख सिफारिशें रंगराजन समिति, एक बार फिर समरी के तौर पर उसको हम आपके साथ चर्चा करने जा रहा। रंगराजन समिति ने पीएसयू को सामरिक और गैर सामरिक उपक्रमों में वर्गीकृत करने की बात कही। दूसरा कि जो सामरिक उपक्रम है उनमें 49% डिसइन्वेस्टमेंट किया जा, जो गैर सामरिक है उनमें जो है 74% तक विनिवेश किए जा। अगला सिफारिश, लाभ में चलने वाले उपक्रमों का भी विनिवेश किया जाना चाहिए। जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, अर्थात खुदरा निवेशकों को भी भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। इसके बाद यह भी कहा कि विनिवेश तभी किया जाना चाहिए जब बाजार में एक तेजी का माहौल हो। बाजार में तेजी नहीं हो तो विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए, एटसेट्रा। विनिवेश के संदर्भ में रंगराजन समिति की सिफारिशों पर धीरे धीरे सरकार काम करना शुरू किया। अलग से कोई नीति नहीं बनाई। विनिवेश मंत्रालय का गठन भी 1999 में किया गया, जिसके बारे में हमने कल आप लोगों के साथ चर्चा किया था। द्वितीय विनिवेश आयोग जून 2000 में बनाया गया। इसके बाद जब 2004 में सत्ता परिवर्तन होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन होता है, तो यूपीए सरकार द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को बढ़ाने का, आगे जारी रखने का निर्णय लिया जाता, जिसका वामपंथी दलों द्वारा विरोध भी किया जाता। मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को भंग कर दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद यूपीए सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट को प्रोसीड करना शुरू किया, आगे बढ़ाना जारी न रखा। तो इसके बाद 2009-10 में भारत सरकार ने अलग से एक विनिवेश नीति की घोषणा किया। जो 2009-10 में विनिवेश नीति घोषित की गई, उसमें अलग बहुत कुछ खास नहीं था। जो रंगराजन समिति की सिफारिशें थी उसी को स्वीकार कर लिया गया। विनिवेश आयोग ने जो सिफारिशें दिया था उसको स्वीकार कर लिया गया। तो विनिवेश आयोग और रंगराजन समिति की सिफारिशों को समाहित करते हुए भारत सरकार ने एक नई विनिवेश नीति बनाई, जिसके मुख्य पॉइंट अभी हमने डिस्कस। 2019-20 में एक बार पुनः विनिवेश कार्यक्रम की नरेंद्र मोदी सरकार ने समीक्षा किया और नई विनिवेश नीति का सृजन किया, जिसे 2021 में अधिसूचित किया गया। विनिवेश नीति 2021, विनिवेश नीति 2021। एक्चुअली विनिवेश नीति 2019-20 में आई, लेकिन ये अधिसूचित की गई 21 में, इसलिए विनिवेश नीति 2021 नाम से जाना जाता। इस नीति में पीएसयू का वर्गीकरण किया गया, रणनीतिक और गैर रणनीतिक वर्गीकरण।
रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, संचार से संबंधित उपक्रमों को रणनीतिक वर्गीकरण। इसका जो पहला था पीएसयू का वर्गीकरण, पीएसयू का वर्गीकरण। जब वर्गीकरण किया गया तो रणनीतिक पीएसयू, रणनीतिक पीएसयू और गैर रणनीतिक पीएसयू, गैर रणनीतिक पीएसयू, यह दो भाग बनाए गए। यह 2 पॉइंट बनाए गए। पीएसयू का 2 भाग, रणनीतिक पीएसयू और गैर रणनीतिक पीएसयू में रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, संचार जैसे उपक्रमों को रखा गया। कहा गया कि इनके विनिवेश के संदर्भ में सरकार द्वारा अलग से नीति अपनाई जाएगी और गैर रणनीतिक उपक्रमों के संदर्भ में अलग से। कहा गया कि सामान्यतः सरकार जो है रणनीतिक उपक्रमों का विनिवेश कम करेगी, लेकिन आवश्यकता अनुसार इन उपक्रमों का भी चरणबद्ध तरीके से सांकेतिक विनिवेश किया जाएगा, चाहे वह नवरत्न हो, महारत्न हो, मिनी रत्न हो। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो लाभ में चलने वाले हैं। कुछ मानकों के आधार पर भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को 3 विशेष दर्जा देती है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। तो इस नीति में कहा गया कि नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्नों के भी उपक्रमों का एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर मार्केट डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। गैर रणनीतिक उपक्रमों में सामरिक डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई कि इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति में कहा गया कि भारत सरकार विनिवेश के संदर्भ में दीर्घकालिक और तत्कालिक दोनों प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करेगी। उसके आधार पर विनिवेश कार्यक्रम को संचालित करेगी। इस नीति में कहा गया कि भारत सरकार द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत कदमों को और प्रभावी बनाया जाएगा। 2019-20 की जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, जिसे हम विनिवेश नीति 2021 के नाम से जानते हैं, इसमें कहा गया कि सरकार विनिवेश कार्यक्रम का द्विवार्षिक आधार पर समीक्षा भी करेगी। तो आपसे पूछा जा, पहली बार विनिवेश नीति कब आई? 2009-10। नवीनतम विदेश नीति का विनिवेश नीति कब आई? 2019-20। अब महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि विनिवेश के लाभ क्या है, विनिवेश से हानियां क्या है और विनिवेश का विरोध क्यों किया जाता है। अब देखिए, कहा जाए विनिवेश के लाभ, जिसे हम सकारात्मक पॉइंट के रूप में भी आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। विनिवेश का लाभ 1 2 3 करके मैंने जो है इसके लाभ भी आपको लिखा। समरी के रूप में हम कहें कि विनिवेश का लाभ, पहला विनिवेश का लाभ है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यक्षमता में सुधार, कार्यक्षमता में सुधार। दूसरा, पीएसयू की लाभदायकता में वृद्धि।
लाभदायकता में वृद्धि। तीसरा, कार्यात्मक वातावरण में सुधार। कार्यात्मक वातावरण में सुधार। देखिए, हमने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का पहला लाभ है कि इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पर क्षमता में सुधार हो रहा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण हो रहा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तकनीकीकरण हो रहा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विशेषज्ञता को बढ़ावा मिल रहा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी सहभागिता बढ़ने से निजी कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा, निजी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य क्षमता में सुधार होगा। जब सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य की क्षमता में सुधार होगा तो उससे कार्यात्मक वातावरण बढ़ेगा। निजी क्षेत्र जब किसी उपक्रम में सहभागी बनेगा तो वह वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत के बजाय वह प्रॉफिट मेकिंग ओरिएंटेड होकर काम करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करने पर काम फोकस करेगा। जब निजी सहभागिता बढ़ेगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस कम होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी पीएसयू की, तो इससे कार्यात्मक वातावरण में सुधार होगा। जब कार्यात्मक वातावरण में सुधार होगा तो पीएसयू की लाभदायकता में वृद्धि होगी। पीएसयू का जब लाभ बढ़ेगा तो सरकार के पास वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होगी। सरकार जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग घाटे में चलते हैं तो सरकार द्वारा उनको बजटी समर्थन दिया जाता। जब इससे राजकोषीय घाटे में कमी आएगी, सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार को अधिक टैक्स मिलेगा, राजकोषीय घाटे को, फिजिकल डिफिसिट को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। एक पॉइंट यह भी है, जब विनिवेश होगा तो सरकार के पास पैसा दो तरह से आता, एक विनिवेश के माध्यम से, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जब लाभ में वृद्धि होगी तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा। तो सरकार के पास जब पैसा अधिक आएगा तो इससे कल्याणकारी व्यय को बढ़ावा मिलेगा, इससे सरकार सोशल वेलफेयर को, सरकार सोशल सिक्योरिटी को पर अधिक खर्च करने में सक्षम होगी। तो इस प्रकार सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लक्ष्य को भी फुलफिल करने में सफल होगी। सरकार को पीएसयू को देना नहीं पड़ेगा बल्कि पीएसयू लाभ अर्जित करके उसे देंगे। विनिवेश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा, तो कुशलता को बढ़ावा मिलेगा, विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा। तो मित्रों, विनिवेश के अभी हम लाभ की चर्चा किया कि विनिवेश से कार्य क्षमता में सुधार होगा, लाभदायकता में वृद्धि होगी, कार्यात्मक वातावरण में सुधार होगा, विनिवेश से सरकार के पास वित्तीय संसाधन बढ़ेंगे, कर राजस्व में वृद्धि होगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य कुशलता में वृद्धि होने से सरकार के पास संसाधन अधिक आएंगे,
तो सरकार सोशल वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी को भी प्रमोट करने में सफल होगी। तो इस तरह से यह सकारात्मक पहलू। अब हम आते हैं विनिवेश के नकारात्मक पहलू क्या, विनिवेश से हानियां क्या, विनिवेश से हानियां या विनिवेश के नकारात्मक पहलू क्या है, निगेटिव एस्पेक्ट्स विनिवेश के क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि विनिवेश से पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि होगी, विनिवेश से पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ेंगी जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आप कहोगे कि धन अधिक मिल रहा तो अच्छा क्यों नहीं, तो यहाँ पर पूंजीगत प्राप्तियों को आप समझो। जब विनिवेश होता है तो सरकार अपने एक एसेट को बेचती है। पूंजीगत प्राप्तियों की परिभाषा यह दी जाती है ऐसी प्राप्तियां जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी आती है सरकार की संपत्ति में कमी आती है, अथवा सरकार की लायबिलिटीज में वृद्धि होती है, तो उसे पूंजीगत प्राप्तियां का। जब विनिवेश होगा तो इससे कैपिटल रिसिप्ट को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विनिवेश से सरकार की संपत्ति में कमी आ रही। विनिवेश से सरकार अपनी संपत्ति को बेच रही है, तो यह भविष्य, आज हमारे पास संपत्ति थी बेच दिया, कल नहीं होगी, तब कहां से। एक नकारात्मक पॉइंट यह माना जाता कि विनिवेश से सरकारी संपत्तियों में कमी आए। दूसरा, विनिवेश से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, यह उपयुक्त नहीं है। निजीकरण बढ़ने से आर्थिक सामाजिक विषमता में वृद्धि होगी, आर्थिक सामाजिक विषमता में वृद्धि होगी, विषमता में वृद्धि होगी। विनिवेश से निजीकरण प्रोत्साहित होगा, निजीकरण बढ़ेगा तो कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक संसाधनों का केंद्रण होगा, केंद्रण, आर्थिक संसाधनों का केंद्रण कुछ लोगों के हाथों में होता है, संसाधनों का केंद्र। जब कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक संसाधनों का केंद्रण होगा तो इसके कारण जो है सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ती है। कहा जाता है कि विनिवेश के कारण सोशल वेलफेयर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करता, निजी क्षेत्र प्रॉफिट मेकिंग काम करता, निजी क्षेत्र हमेशा लाभ की भावना से काम करता, तो इससे वस्तुएं महंगी होगी। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जो सेवाएं प्रभाव उपलब्ध कराई जाती है वह महंगी होगी, निजी क्षेत्र पब्लिक वेलफेयर पर खर्चा नहीं करेगा, इट्सेट्रा। तो कहा जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया, आर्थिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया, उस पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, यह पूंजीवाद को बढ़ावा देगा, यह आरोप इसके नकारात्मक। परंतु ऐसा नहीं है मित्र, वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर भी सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए सरकार को धन दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉर्पोरेट सेक्टर के थीम को, के विजन को, सिद्धांतों के आधार पर कार्य कर रहे हैं। तो यह देखा गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद
जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग घाटे में चल रहे थे वह लाभ में चल गया। तो भारत में डिसइन्वेस्टमेंट एक सर्जरी के रूप में शुरू किया गया। इस निजी क्षेत्र का निजीकरण हमेशा बुरा नहीं होता, डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा बुरा नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट को हम कैसे रेगुलेट करें यह महत्वपूर्ण होता। तो डिसइन्वेस्टमेंट के जो नकारात्मक पॉइंट हमने बताया कि पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि होगी, निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक संसाधनों का केंद्रण होगा, आर्थिक एवं सामाजिक विषमता में बढ़े वृद्धि होगी, समाजवाद के यह प्रतिकूल है, पूंजीवाद को बढ़ावा देगा, मैनेजमेंट लेबर संघर्ष देखने को मिल सकता क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में अत्यधिक नियोजन किया गया होता, अत्यधिक कर्मचारी नियुक्त किए गए होते हैं, वहाँ राजनीतिक इंटरफेरेंसेस होने के कारण। तो जब निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, डिसइन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा, तो इसके कारण जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम लोगों की नियुक्ति की जाएगी, छटनी भी की जा सकती है, काम करने की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। तो इससे लेबर संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, लेबर संघर्ष। तो यह डिसइन्वेस्टमेंट के नकारात्मक पहलू हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध क्यों किया जाता है। भारत में शुरू से डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध हुआ, लेकिन यह विरोध आर्थिक कारणों से कम हुआ, यह विनिवेश राजनीतिक कारणों से अधिक हुआ। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया। तो उनको समर्थन देने वाले दल वामपंथी दल समर्थन देने के बावजूद विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी जो उभरती हुई एक राजनीतिक दल थी, सत्ता का प्रमुख दावेदार थी, उसने भी विरोध किया। जब 1996 में वाजपेयी सरकार आई, 1998 में, 99 में, तो उसने विनिवेश को और बढ़ावा दिया। उसके पहले 1996 में जब एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व में वामपंथी दलों की सहभागिता से सरकार बनी, तो तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम महोदय ने डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। गुजरात सरकार में भी डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। बाद में वाजपेयी सरकार 98 में आई, उसने बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2004 में बनी, 4 से 2014 तक रही, तो उस समय भी विनिवेश को बढ़ावा दिया। 2014 से अब तक जो मोदी सरकार चल रही, यह भी डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। तो भारत में विनिवेश का जो विरोध का कारण है, जो मुझे समझ में आता है, वह शुद्ध रूप से राजनीतिक है, वैचारिक विरोध नहीं है। देश की 2 प्रमुख राष्ट्रीय दल, वामपंथी दल को भी सबने विनिवेश को प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। केवल कहीं न कहीं वोट की राजनीति के कारण विनिवेश का विरोध किया जाता। ऐसा नहीं है कि विनिवेश के सकारात्मक पहलू देखने को नहीं मिले, विनिवेश का लाभ हमको दिखाई नहीं पड़ा। तो विनिवेश का विरोध शुद्ध रूप से राजनीतिक है, समाजवाद के नाम पर किया जाता है, निजीकरण के नाम पर किया जाता, पूंजीवाद के विरोध में किया जाता इत्यादि। विनिवेश को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, विनिवेश को चयनात्मक करने की जरूरत है, विनिवेश को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है। आज भी विनिवेश प्रासंगिक है, विनिवेश की आवश्यकता
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लाल फीताशाही, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजनैतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक हस्तक्षेप आज भी विद्यमान। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक फंक्शनल ऑटोनॉमी देने के लिए, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए, जनता के धन पर सफिशिएंट रिटर्न पाने के लिए सरकार द्वारा बजटी घाटे को कम करने के लिए, सरकारी समर्थन पर निर्भरता कम करने के लिए विनिवेश को आज भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। विनिवेश को आज भी संचालित करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, विनिवेश कार्यक्रम आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विनिवेश कार्यक्रम को जारी रखने की आवश्यकता, लेकिन इसे सेलेक्टिव बनाने की आवश्यकता, रेशनल बनाने की आवश्यकता और इसे एक टाइम बाउंड कार्यक्रम के रूप में चलाने की आवश्यकता। इसके माध्यम से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हम फंक्शनल ऑटोनॉमी और देते हैं, उनको अकाउंटेबल बनाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देते हैं, सार्वजनिक धन के मिसयूज को रोकते हैं, सरकार के संसाधनों में वृद्धि होती है जिससे सोशल वेलफेयर को बढ़ावा मिले। तो मित्रों, हम समझ रहे हैं कि विनिवेश का 2 दिन में जो मैंने आपके साथ चर्चा किया वह कंसेप्ट क्लियर होगा। यह कल भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि यह टॉपिक आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए और यहाँ तक कि साक्षात्कार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक पर आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना। जहाँ पर कहीं भी आपको आवश्यकता होती है, व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9899879360 पर कॉल करके भी हमसे डिस्कशन कर सकते हो। तो मित्रों, मेरा आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि आप इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके बारे में दूसरों को भी बताएं जिससे कि मेरे प्रयास का लाभ उनको भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र की एक बार पुनः आप सभी को शुभकामना।